हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 37th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं द बॉयज़ कॉमिक के वॉल्यूम 9 द बिग राइड को। इस वॉल्यूम में इशू 48 से 59 तक इंक्लूडेड है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इशू 48 से 51 की, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन स्टोरी लाइन कवर की जाएगी। हालांकि अगर आप किसी तरह से इशू 47 के बाद सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो से पहले आप वॉल्यूम 8 के हमारे 2 एपिसोड्स देख लीजिएगा, क्योंकि स्टोरी वाइज इशू 47 और 48 के बीच में हाईलैंड लेडी की स्टोरी लाइन आती है। खैर, अब बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट करने से पहले अगर इसके कवर पेज को हम देखें तो ये फ्रैंक मिलर के डार्क नाइट रिटर्न के कवर पेज की पैरोडी है। तो इशू स्टार्ट होता है बॉयज़ के ऑफिस में, जहां बुचर फ्रेंची और फीमेल से डिस्कस कर रहा होता है कि आखिरी बार जब उन्होंने 7 से डायरेक्ट पंगा लिया था तो क्या गलत हुआ था, जिस पर फ्रेंची जवाब देता है लैम्प लाइटर ने मैलेरी की ग्रैंड डॉटर्स को मार दिया था। पर बुचर कहता है वो तो एंड रिजल्ट था, मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, हमसे बीच प्रोसेस में क्या क्या गलतियाँ हुई। जिस पर कहता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, हम इससे पहले जिन सूप से लड़े थे उनके पास भले ही पावर्स हों पर वो बेवकूफ़ थे और इसलिए उनकी पावर्स को उनके अगेंस्ट यूज़ करना मुश्किल नहीं था। पर 7 वो एक अलग ही चीज़ है। जिसके बाद फ्रेंची कहता है 7 के पास भी बाकी सूप्स की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं है और ये हमारे लिए एक एडवांटेज रहती है, पर वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि एक पॉइंट पर आकर वो एडवांटेज भी ख़त्म हो जाती है। फिर फ्रेंची आगे कहता है मेरे पास होमलैंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि वो अभी कुछ प्लान कर रहा है, वो भी वॉर्ड के लिए, जिसमें वो काफ़ी केयरफुलनेस और पेशेंस के साथ काम कर रहा है। पर हमने होमलैंडर की वो फ़ोटोज़ भी देखी हुई हैं और हमें पता है वो असल में कैसा है। तो मेरा यही सवाल है कि इस शैतान ने अपने आप को कैसे रोक रखा है। यहाँ फ्रेंची होमलैंडर की इन फ़ोटोज़ की बात कर रहा है। जिस पर कहता है हमें ऑलरेडी पता है कि वो साइकोटिक है, तो हो सकता है कि वो बाइपोलर भी हो। जिस पर फ्रेंची कहता है तो हमें पता रहना चाहिए कि उसकी दोनों पर्सनैलिटी कैसे सोचती हैं और उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बुचर कहता है ये अच्छा पॉइंट है, तुम 7 की पुरानी टेप्स को देखो और कोशिश करो कि उसमें से हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी होमलैंडर के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, और तुम भी उसके बारे में और डिटेल्स ढूंढो, ये देखते हुए कि हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया। जिस पर और फ्रेंची हामी भरते हैं और सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ जेस ब्रेडली स्टिलवेल की टीम ज्वाइन करने के बाद पहली बार सूप से मिलने आई होती है और उसके साथ स्टिलवेल भी आया होता है। उनके आने पर होमलैंडर खुद उन्हें रिसीव करने गया होता है और जेस और स्टिलवेल से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए अपने आप को ब्रेडली से इंट्रोड्यूस भी कराता है। होमलैंडर के इतना अच्छा बिहेव करने पर वहाँ खड़े जैक और ए-ट्रेन भी हैरान होते हैं। इसके बाद ब्रेडली देखती है कि ब्लैक नॉयर एक प्लेन में बैठा होता है, जिस पर ब्रेडली पूछती है कि ये क्या चल रहा है और होमलैंडर बताता है कि ब्लैक नॉयर प्लेन चलाना सीख रहा है। वो प्लेन चलाना क्यों सीख रहा है इसकी डिटेल हमें अभी आगे मिलेगी। इसके बाद स्टिलवेल पहले स्टारलाइट के बारे में पूछता है, जिस पर होमलैंडर बताता है कि उसने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड कर ली है और इसका रीज़न हमें पता ही है, जैसा कि हमने पिछले वॉल्यूम में ही देखा था कि वो अभी ह्यूई के पास स्कॉटलैंड गई हुई है। इसके बाद होमलैंडर बताता है कि उसकी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग अच्छे से गई और कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो बेसिकली बिलीव इवेंट के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि होमलैंडर ने एक फैमिली को आसमान से नीचे फेंक दिया था और वो फैमिली अभी तक किसी को नहीं मिली होती है और ऑब्वियसली होमलैंडर तो सच नहीं बताने वाला। तो उस फैमिली को ही ढूंढने के केस में न्यूयॉर्क पुलिस होमलैंडर से मिलती है, पर होमलैंडर उन्हें कहता है कि उसने उन्हें एक जगह पर छोड़ दिया था, पर उसके बाद से उसे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ गए। तभी ब्रेडली भी इस केस से रिलेटेड कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन तभी होमलैंडर कुछ बहाना बनाते हुए अभी के लिए वहाँ से चला जाता है और उनसे कुछ देर में मिलने को कहता है। होमलैंडर के जाने के बाद स्टिलवेल भी होमलैंडर के बदले हुए नेचर को देखकर ब्रेडली से कहता है कि उसके इस नेचर पर उसे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। जिस पर ब्रेडली कहती है वो किस तरह से एक्ट करता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिमाग में तो होमलैंडर की वही फ़ोटोज़ बार बार आ रही हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके सामने अपने इमोशंस ना दिखाऊं। जिस पर स्टिलवेल कहता है फिर तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, क्योंकि होमलैंडर तुम्हारे हार्ट बीट को सुन सकता है और तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता है। वैसे अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सुपर हीरो डेवलपमेंट टीम में काम नहीं कर सकती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अभी भी देर नहीं हुई है। जिस पर ब्रेडली मना करते हुए कहती है नहीं, मैं ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाह रही थी, मैं अभी भी इसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हूँ और मैं इस काम के लिए 100% कमिटेड हूँ। इतने में ही चलते चलते वो दोनों क्वीन मेव के पास चले जाते हैं और स्टिलवेल ब्रेडली को मेव से भी इंट्रोड्यूस कराता है और सीन फिलहाल यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर से पूछता है तो तुम कुछ कहना चाहोगे। बेसिकली ये वो ह्यूई के रेफरेंस में कह रहा होता है, पर बुचर कहता है पता नहीं मुझे ज़्यादा क्या नाराज़ कर रहा है, तुम्हारा बार बार एक ही चीज़ को बोलना या जिस तरह से तुम बोल रहे हो वो। देखो मैं मानता हूँ मेल केमिकल वाला इंसिडेंट मेरी गलती थी, पर ह्यूई इस वजह से वापस नहीं गया है, वो स्टारलाइट की वजह से गया है, क्योंकि उनके बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो अलग हो गए हैं और इसलिए कुछ टाइम के लिए वो अपने घर गया है और चिंता मत करो वो वापस भी आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हारा फ्लास्क को नहीं उठाया था, तो अब तुम मुझसे नाराज़ ही रहोगे या अब सब ठीक है। शांत होते हुए बुचर के साइड में आकर बैठ जाता है और बुचर से नाराज़गी फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर लेता है। जिसके बाद वो बुचर से पूछता है तुमने पहले बोला कि हमें 7 के खिलाफ प्रिपेयर होना होगा, तो क्या हम सच में उनसे लड़ने वाले हैं। बुचर जवाब देता है मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई ऑप्शन भी है।
फ्रेंची ने होमलैंडर की बातें सुनी और उसे पता चला कि वो लोग विग द वीक को प्रेसिडेंट बनाकर सूप्स को मिलिट्री में लाने वाले हैं। सूप्स के थ्रू तख्ता पलट होने वाला है। तो हाँ बिल्कुल, हम उनसे लड़ने वाले हैं। जिस पर एमएम कहता है, फ्रेंची ने यह भी बताया कि उस मीटिंग में होमलैंडर से मिलने बहुत से सूप्स जा रहे थे, लाइक बहुत सारे। तो क्या हम उनका सामना कर पाएंगे, वो भी तब जब हमारे पास एक मेंबर कम है। बुचर जवाब देता है, 7 ही मेन है, अगर हमने उन्हें हरा दिया तो बाकी अपने आप ढह जाएंगे। रही बात ह्यूई की, तो जाने से पहले तुम उससे मिले थे, क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश करी थी? एमएम कहता है, नहीं। फिर वो आगे कहता है, मुझे मरने का डर नहीं है, पर आखिरी बार जो मैलेरी के साथ हुआ था मुझे उसकी चिंता ज़रूर है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बुचर कहता है, हाँ डर तो मुझे भी है, इसलिए मैं इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इतने में ही वहाँ कैसलर, जिसे हमने पिछले वॉल्यूम से मंकी के नाम से भी जाना था, वो बॉयज़ के ऑफिस में आ जाता है और आने के साथ ही एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। बुचर पूछता है, मंकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हंस क्यों रहे हो? पर फिलहाल के लिए यहाँ सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं 7 हेडक्वार्टर्स में, जहाँ होमलैंडर अभी भी स्टिलवेल और ब्रैडली की खुशामद कर रहा होता है। यही हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर ब्लैक नॉयर को प्लेन चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, पर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो खुद होमलैंडर और बाकियों से कहता है कि मैं 3 दिनों से इसे समझा रहा हूँ, पर मुझे खुद नहीं पता कि इसे मेरा एक भी वर्ड समझ आया भी है या नहीं। और ऐसा वो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ब्लैक नॉयर कभी कुछ बोलता नहीं है। पर तभी ब्लैक नॉयर प्लेन को स्टार्ट करता है, लेकिन ब्लैक नॉयर को अभी भी वो चलाना नहीं आया होता है, इसलिए वो प्लेन वहीं पर थोड़ा सा उड़कर ब्लास्ट हो जाता है। होमलैंडर ब्लैक नॉयर को रुकने के लिए कहता है, पर इतने में ही उसे पीछे से ब्रैडली की आवाज़ आती है मदद के लिए। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उन्हें दिखता है कि उस ब्लास्ट में वो इंस्ट्रक्टर मर जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स उड़कर ब्रैडली पर गिर गए होते हैं और वो उसके खून में लथपथ हो जाती है। होमलैंडर जो सूप्स को स्टिलवेल के सामने बचकाना नहीं दिखाना चाहता था, इस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी गुस्सा और डिसअपॉइंट हो जाता है। और सीन फिलहाल यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में। मंकी या कैसलर उन्हें बताता है कि रेनर ने CIA की डायरेक्टर पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया है और 1 महीने बाद वो इस पोस्ट से हट जाएगी क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाली है। पहले बुचर को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर कुछ देर बाद वो इस बात को मान लेता है और पूछता है कि तो अब नया डायरेक्टर कौन है। जिस पर कैसलर फिर से अपनी वही क्रीपी स्माइल देने लग जाता है, जिसका मतलब ये है कि रेनर के बाद उसे डायरेक्टर बनाया गया है। ये सुनकर बुचर शॉक हो जाता है क्योंकि इससे पहले बुचर ने इस तरह से कई बार कैसलर को परेशान किया है और अगर अब वो डायरेक्टर बन गया है तो वो बुचर से पूरा हिसाब वसूल करेगा। कैसलर बताता है, अभी मैं बस टेम्पररी बेसिस पर डायरेक्टर बनाऊं और परमानेंट बेसिस के लिए कैंडिडेट कुछ टाइम में सेलेक्ट किया जाएगा, पर रेनर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं ट्राई करूं तो शायद मैं परमानेंट बेसिस के लिए ही डायरेक्टर बन जाऊं और उसके लिए मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने रीसेंट रिकॉर्ड्स देखे और मुझे पता चला कि तुमने अपने कई मिशंस के लिए क्लेम तो डाले हैं, पर कोई प्रॉपर क्लेम फॉर्म भरा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तुम उनके लिए और उससे पहले के भी कई क्लेम्स के लिए मुझे फॉर्म्स भर कर दो। पर बुचर कहता है, तुम्हें पता है मुझे पेपर वर्क पसंद नहीं है। पर कैसलर उनकी नहीं सुनता और फॉर्म्स भरने को कहकर वहाँ से चला जाता है और बुचर और एमएम दोनों वहाँ मायूस होकर खड़े हो जाते हैं। और सीन एक बार फिर चेंज होता है और हम वापस चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में। यहाँ खून से लथपथ होने के बाद ब्रैडली अपने आप को क्लीन करती है और अपने आप को स्टिलवेल की तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहते हुए वापस से स्टिलवेल के पास आ जाती है। यहाँ स्टिलवेल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और ब्रैडली आकर इसी बारे में पूछती है। स्टिलवेल बताता है कि उसने एक और प्लेन और एक नया इंस्ट्रक्टर ब्लैक नॉयर को जेट उड़ाना सिखाने के लिए बुला लिया है, पर ब्रैडली कहती है कि पर भला इस तरह से ब्लैक नॉयर को कौन ही सिखा पाएगा जब वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता तो, और भला हम खुद भी ब्लैक नॉयर को एक प्लेन उड़ाने देने का रिस्क क्यों लेंगे। स्टिलवेल बताता है कि विक्ट्री कॉमिक्स, जो वॉट के लिए कॉमिक्स लिखती है, उन्होंने कॉमिक्स में हमेशा ये दिखाया है कि ब्लैक नॉयर अपने पर्सनल प्लेन को खुद उड़ाकर एक से दूसरी जगह जाता है, पर जब भी कोई इवेंट वगैरह होता है तो ब्लैक नॉयर को किसी और उड़ने वाले सूप के साथ लटक कर जाना पड़ता है और इससे कॉमिक्स वालों को कई सवालों का जवाब देना पड़ जाता है। जिस पर ब्रैडली कहती है, कुछ नर्ड्स के सेटिस्फेक्शन के लिए हम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा फेंकना कोई मैजिक स्पेल नहीं है जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कि ब्लैक नॉयर को ये सिखाना पॉसिबल ही ना हो। जिस पर कुछ सोचने के बाद स्टिलवेल ब्रैडली की तारीफ करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे इस बात पर एग्री करता हूँ। जब हम वापस पहुँचे तो तुम मेरी प्लेन और नए इंस्ट्रक्टर की रिक्वेस्ट को कैंसिल करवा देना। तुमने बहुत अच्छा काम किया ब्रैडली। इसी के साथ वो दोनों 7 हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं और सीन फिर चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं फीमेल और फ्रेंची को एक आइसक्रीम पार्लर में, जहाँ फीमेल आइसक्रीम खा रही होती है। बुचर की 7 से लड़ाई वाली बात पर सोचते हुए फ्रेंची फीमेल से कहता है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को जल्दी बॉयज़ छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि बॉयज़ एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ, खैर छोड़ो, बात यह है कि हाँ, चाहे तुम गैंगस्टर्स के लिए काम करो या बॉयज़, काम एक जैसा ही रहेगा। तुम एक इंसान हो, कोई हथियार नहीं, ना ही मैं एक हथियार हूँ। हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए और अगर तुम्हें फिर से किसी को मारने का मन करे तो तुम मुझे मार लिया करना। मैं नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सह सकता हूँ और अगर एक दिन मैं मर भी गया तो क्या पता उससे तुम्हारी ब्लड डस्ट हमेशा के लिए शांत हो जाए। ये सुनते ही फीमेल गुस्सा हो जाती है और आइसक्रीम और गुस्से में खाने लग जाती है, क्योंकि और किसी के साथ वो कुछ भी करे वो फ्रेंची को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेगी। तो इस सीन से हमें फ्रेंची और फीमेल के रिलेशन के बारे में थोड़ा और बताया जाता है और सीन फिलहाल यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं 7 हेडक्वार्टर्स में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। खैर,
यहाँ होमलैंडर एक मिरर के सामने अकेला खड़ा होकर अपनी दूसरी पर्सनैलिटी से बात कर रहा होता है। मतलब यहाँ उसका थोड़ा मेंटल ब्रेकडाउन का टाइप का हो रहा होता है। तो यहाँ होमलैंडर की दो पर्सनैलिटी होती है, एक नॉर्मल वाली जो ठीक से बिहेव करता है और दूसरा इविल जो काफ़ी इगोइस्टिक है और अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। तो इविल होमलैंडर कहता है, ये नॉर्मल लोग मेरे लिए खिलौने जैसे हैं जो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए हैं और कुछ नहीं। मैंने एक एयरप्लेन को गिराया, उसमें बैठे 200 लोगों को जान से मार दिया और साथ ही उस फैमिली को आसमान से नीचे फेंक दिया। जिस पर नॉर्मल होमलैंडर कहता है, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम जैसा ताकतवर सूप जो ऑलमोस्ट एक डेमी गॉड की पावर्स रखता है, भला उसे अपनी पावर्स को शीशे के सामने डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है? इविल होमलैंडर कहता है, फिर भी तुम एक अच्छे और आदर्श सूप बनने में लगे रहते हो, जबकि तुम्हें पता है हमारे लिए ये सब खिलौने हैं। इस पर मेरी एक थ्योरी है, शायद ये सब तुम डैडी को खुश करने के लिए करते हो। यहाँ डैडी से इविल होमलैंडर का मतलब था जेम्स टिलवेल। इविल होमलैंडर आगे कहता है, तुम पाउट करते हो, तुम पोस्टर बनाते हो, तुम हर वो चीज़ करते हो जिससे वो खुश हो जाए, पर उसे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर उसे तुमसे कुछ काम हो तो वो ज़रूर तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कुछ देर के लिए ऐसा फील कराता है कि तुम भी एक फुली ग्रोन अडल्ट हो, जैसा उसने हीरोगैज़म में विक की एंट्री के लिए किया था। पर एक बार काम पूरा हो जाए तो फिर वो तुम्हें किसी बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाता है। नॉर्मल होमलैंडर कहता है, तुम्हें लगता है मैं ये सब स्टिलवेल को खुश करने के लिए करता हूँ? इविल होमलैंडर कहता है, हाँ बिल्कुल, कल की ही बात ले लो, तुम कल भी अच्छा बिहेव करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? ये सब सुनकर नॉर्मल होमलैंडर गुस्सा होकर शीशे पर पंच मारने वाला होता है, पर इविल होमलैंडर कहता है, हाँ हाँ, मिरर में दिख रही अपनी ही रिफ्लेक्शन पर पंच मारो, नॉर्मल लोग यही तो करते हैं ना। और ये सुनकर नॉर्मल होमलैंडर पंच नहीं मारता और हम देखते हैं कि ये सब बॉयज़ के ऑफिस में बैठे फ्रेंची और फीमेल अपने बग्स की मदद से देख रहे होते हैं। इविल होमलैंडर आगे कुछ कहने वाला होता है कि नॉर्मल होमलैंडर उसे चुप होने के लिए कहता है, पर इविल होमलैंडर उसकी नहीं सुनता और आगे बोलता है, ये एयरप्लेन, वो फैमिली, ये सब करी हुई चीज़ें तुम्हें याद हैं, पर जो तुम बुचर की भेजी हुई फ़ोटोज़ में कर रहे हो वो तुम्हें याद नहीं। और वो छोड़ो, बुचर की वाइफ के साथ भी तुमने कुछ किया है, पर तुम्हें वो भी याद नहीं है। तुम इतना उस बारे में सोचने की कोशिश करते हो, फिर भी तुम्हें वो इंसिडेंट क्यों याद नहीं आते? नॉर्मल होमलैंडर ये सब सुनकर चिल्लाने ही वाला होता है, पर एकदम से वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है, ये स्टूपिड है, मैं एक इविल वॉइस नहीं बना सकता सिर्फ उन बातों को सुनने के लिए जो मैं नहीं सुनना चाहता। पर इविल होमलैंडर अभी भी नहीं चाहता और वो कहता है, चलो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी उन पिक्चर्स को बुचर दुनिया को दिखा देगा? जिस पर नॉर्मल होमलैंडर जवाब देता है, अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो मतलब ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है और तब तक मैं हेल का किंग बन चुका होगा। मतलब होमलैंडर ये कहता है कि अगर ये फ़ोटोज़ दुनिया के सामने आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि होमलैंडर ऑलरेडी कुछ बहुत बुरा कर चुका है और अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। खैर, ये सब देख और सुनकर फ्रेंची और फीमेल भी थोड़े घबरा जाते हैं और वो ये बातें बुचर को बताने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुचर सेवन के साथ हुई अपनी लास्ट कन्फ्रंटेशन को याद कर रहा होता है। तभी उससे एमएम पूछता है, क्या सोच रहे हो? जिस पर बुचर झूठ बोलते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मंकी और उन फॉर्म्स के बारे में सोच रहा था। इस पर एमएम बुचर को एक न्यूज़पेपर देते हुए कहता है, पेज 89। और बुचर जब उस पेज पर देखता है तो वहाँ पर एक न्यूज़ लिखी होती है कि पैरालंपिक चैंपियन को प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि मंकी की एक फैंटेसी है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, तो इसका फ़ायदा ही बुचर उठाने की कोशिश करेगा मंकी को ब्लैकमेल करने के लिए। जिसके बाद एमएम बुचर से कहता है, मैं आज वॉट अमेरिकन्स का पोर्टल यूज़ करूँगा होमलैंडर के बारे में जानने के लिए, तो तुम लेजेंड को पासवर्ड के लिए बोल देना। जिस पर बुचर हामी भरता है और थोड़ी देर में फ्रेंची और फीमेल भी वहाँ आ जाते हैं। फ्रेंची बताता है कि बुचर का 7 हेडक्वार्टर्स पर नज़र रखने वाला आइडिया काम कर रहा है क्योंकि उससे हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पर इससे पहले फ्रेंची कुछ बताता, बुचर उससे कहने लगता है कि तुम दोनों ही यहाँ क्यों आ गए, कम से कम किसी एक को तो वहाँ रहकर नज़र रखनी चाहिए थी, और वैसे भी तुम मुझे सब एक साथ में ही बताना। ये सुनकर फ्रेंची थोड़ा हताश होता हुआ, जैसा तुम चाहो, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और बुचर एमएम से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लोगे ना? जिस पर एमएम हामी भरता है। उसके बाद बुचर एमएम से पूछता है, तुम्हें पोर्टल से कुछ पता चला? एमएम कहता है, हाँ, स्टिलवेल की नई डेप्यूटी ब्रैडली ने ब्लैक नॉयर के लिए एक नए प्लेन और नए इंस्ट्रक्टर की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, और ये इस बात का पहला ही ईमेल था, मतलब ऑर्डर कॉल के थ्रू हुआ होगा। जिस पर बुचर कहता है, तो ब्लैक नॉयर ने एक और प्लेन ख़राब कर दिया और वॉट एक नया प्लेन मंगवा रहा था, पर अब उन्हें लगता है कि वो उसे ही रिपेयर करा लेंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और शायद ब्लैक नॉयर अपने प्लेन चलाने की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहा है या कुछ दोबारा सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए एक नया इंस्ट्रक्टर मंगवाया गया होगा। जिस पर एमएम कहता है, तो फिर उन्होंने इंस्ट्रक्टर की रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों की? और एक बंदा जो 30 साल से प्लेन चला रहा है, उसे अब इंस्ट्रक्शंस की क्या ज़रूरत है? तो बेसिकली यहाँ एमएम और बुचर को भी ये बात नहीं पता है कि ब्लैक नॉयर को रियलिटी में प्लेन या जेट चलाना नहीं आता। इस केस में वो भी जनरल ऑडियंस की तरह ये मानकर चल रहे हैं कि ब्लैक नॉयर को प्लेन उड़ाना आता है। और इस पर बुचर भी कहता है, मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आई। फिर एमएम कहता है, यहाँ 2 आइडेंटिटी कोड्स हैं, पहला O22 जो ब्रैडली होगी, पर दूसरा OOO, ये पता नहीं कौन है, मुझे इसका पता लगाना होगा।
इसके साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्टिलवेल और ब्रैडली के पास, जहाँ स्टिलवेल बताता है कि उसका ऑफिस अब ब्रैडली का हो गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अब बढ़ने वाली हैं, जिसमें डे टू डे बेसिस पर सूप्स को मॉनिटर करना होगा। हालांकि अभी भी उसे स्टिलवेल को रिपोर्ट करना होगा, पर डिसीजन मेकिंग में अब उसे और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। जिस पर ब्रैडली पूछती है, अगर ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप अब क्या करेंगे? स्टिलवेल जवाब देता है, मैं एक टीम पर नज़र रखूँगा, तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और उसमें भी पर्टिकुलरली एक सूप पर। बाकी टीम्स पेबैक के जाने के बाद से शांत ही हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली स्टिलवेल 7 और होमलैंडर की बात कर रहा होता है। स्टिलवेल आगे ब्रैडली से कहता है, और अगर तुम सच में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हो तो तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो जिसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, बुचर और उसकी टीम। ब्रैडली हिचकिचाते हुए ओके कहती है और फिर स्टिलवेल से पूछती है, तो अब आपका ऑफिस कहाँ रहेगा? स्टिलवेल कहता है, वॉशिंगटन डीसी। और इसी के साथ सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं बुचर और टेरर के पास, जो डीसी के लिए निकल चुके होते हैं और ट्रेन में होते हैं, जहाँ बुचर एक तरह से टेरर से बात करते हुए एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हमें बुचर और मैलेरी की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जब वो 7 से पहली बार भिड़ने वाले थे। मैलेरी कहता है, देखो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुचर कहता है, जल्दबाजी? अब तुम क्या भगवान के इशारे का इंतजार कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि मुझे होमलैंडर से बदला लेने का मौका मिलेगा, और उसके बदले इतने सालों तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। मैलेरी कहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, पर बाकी सब में से तुम मुझे सबसे बेहतर जानते हो और तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। जिस पर बुचर कहता है, तुम भी मुझे बाकियों से बेहतर जानते हो और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। देखो, हमें रेनर से परमिशन मिल गई है, साथ ही हमें पता है कि 9/11 में क्या हुआ, और अब तो इस बात को मेव ने भी कंफर्म कर दिया है। उसके अलावा होमलैंडर की वो फोटोज़ भी हम भेज चुके हैं। उसे पता है कि कोई उस पर नज़र बनाए रखे हुए है, तो यही सही टाइम है कि हम उसे पूरी तरह से फंसा दें। मैलेरी जवाब देता है, पहली बात, मैं रेनर पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरी बात, मुझे पता है कि तुम होमलैंडर से कितनी नफरत करते हो और तुम्हारे पास उसके लिए रीज़न भी है, पर इससे तुम इस बात को इग्नोर मत करो कि होमलैंडर कितना पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और ज़्यादा सीरियसली लो। वैसे भी हमें नहीं पता कि वो फ़ोटो CIA को किसने भेजी है। तो यहाँ हमें मैलेरी से पता चलता है कि होमलैंडर की ये फ़ोटोज़ बॉयज़ ने खुद नहीं ली थी, बल्कि उन्हें भी किसी ने भेजी थी, और उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि ये फ़ोटोज़ उन्हें किसने भेजी है। और जैसा आपको याद ही होगा कि खुद होमलैंडर को भी ध्यान नहीं है कि उसने ऐसा कब और क्यों किया था, तो इस फ़ोटो के अराउंड काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बनी हुई है। उसके अलावा एक चीज़ और, कि इस टाइम तक 7 को बॉयज़ के बारे में पता नहीं था। खैर, बुचर इसके जवाब में कहता है, फ़ोटोज़ किसने भेजी है इसके बारे में हम बाद में टेंशन लेंगे, फिलहाल हमें ये देखना है कि सूप्स और वॉट कैसे इस देश को खाए जा रहे हैं। वॉट डकोटा के पीछे पड़ा हुआ है, और उसके अलावा 9/11 का इंसिडेंट है जिसमें वॉट और उन सूप्स की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या तुम नहीं चाहते कि कोई इस सब का जवाब दे? मैलेरी ये सब सुनकर कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? बुचर कहता है, हम होमलैंडर से कांटेक्ट करेंगे, उसे बताएंगे कि हमें 9/11 के बारे में पता है और हमने ही वो फ़ोटोज़ भी भेजी थी। जिसके बाद हम 7 से मिलेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि उन पर नज़र रखने वाला भी कोई है, और उसके बाद हम उन्हें 9/11 इवेंट के बदले किसी को सज़ा देने के लिए कहेंगे। मैलेरी कहता है, और तुम्हें लगता है कि वो होमलैंडर को चुनेंगे? और ये बोलते हुए क्या हम उनके सामने ही होंगे? क्योंकि अगर उसे ऐसा फील हुआ कि वो खतरे में है, तो वो इतने में ही बुचर उसकी बात को काट कर कहता है, नहीं, हम डायरेक्टली इस तरह से तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो वो खुद हमसे कहेंगे कि तुम्हारी बात मानने की जगह हम तुम्हें डायरेक्टली जान से ही क्यों ना मार दें, और हम उनसे कहेंगे ये तुम उससे पूछो। मैलेरी पूछता है, होमलैंडर से? बुचर जवाब देता है, एग्जैक्टली। होमलैंडर समझ जाएगा कि हमने इन फ़ोटोज़ की कॉपीज़ किसी और को भी दे रखी है, और अगर उन्होंने हमें कुछ किया तो हम दुनिया को फ़ोटोज़ दिखा देंगे, और होमलैंडर किसी को भी कुछ करने से रोक देगा। पर उसे ये नहीं पता कि तब तक हम इन फ़ोटोज़ की एक कॉपी वॉट को भी भेज चुके होंगे। मैलेरी पूछता है, तो तुम्हें लगता है कि जब वो वापस जाएंगे तो वॉट होमलैंडर को खुद ही ख़त्म करने लग जाएगा? बुचर कहता है, हाँ, और तब तक हम उनसे कहीं दूर जा चुके होंगे। पर मैलेरी पूछता है, पर अगर उसने खुद कुछ कदम उठा लिया तो? बुचर जवाब देता है, वो हमारी टेंशन नहीं है। वॉट ने ऐसे बंदे को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को या कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा, और अगर उन्होंने कुछ नहीं सोच रखा तो मैं आज नहीं तो कल सोच लूँगा, और इस तरह होमलैंडर का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये उस टाइम पर बुचर का प्लान होता है होमलैंडर को ख़त्म करवाने का, पर जैसा कि हम जानते हैं ये प्लान उस तरह से नहीं जाता जैसा बुचर ने सोचा था। मैलेरी बुचर के प्लान पर कहता है, अगर 7 हमसे मीटिंग करने के लिए आएंगे तो वॉट उन्हें पहले ही समझा कर भेजेगा, वो भी बहुत अच्छे से, और ये भी ध्यान रखो कि इस प्लान में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है जिसके बारे में किसी ने ना सोचा हो, और उसके वजह से सारा प्लान बिगड़ भी सकता है। जिस पर बुचर कहता है, प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें वैसे भी कब जाती हैं, जिस पर मैलेरी भी एग्री करता है और वो उसी प्लान को कंटिन्यू करते हैं। पर जैसा कि मैलेरी ने कहा कि कभी भी कोई वाइल्ड एंट्री आ सकती है, और इनके प्लान में वो वाइल्ड एंट्री थी लैम्प लाइटर, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि मीटिंग वाले दिन बॉयज़ की सारी बातें सुनने के बाद होमलैंडर आराम से उनसे कहता है, ठीक है, हम तुम्हें सोचकर अपना जवाब बताएंगे। पर लैम्प लाइटर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि 9/11 की ट्रेजेडी हमारी वजह से हुई? उस दिन मेरी रिब्स टूट गई थी, हम सब मरते मरते बचे, और तुम हमें यहाँ ऑर्डर्स दे रहे हो। तो लैम्प लाइटर एक्चुअली गलत नहीं कह रहा होता, क्योंकि उस दिन, अगर आपको याद नहीं हो तो, इस तरह से लैम्प लाइटर ने अपनी रिब्स तोड़वाई होती हैं।
खैर मैलरी यहाँ पर उसे चुप होने के लिए कहता है और होमलैंडर लैम्पलाइटर को चुप कराते हुए वहाँ से सबको ले जाने लगता है। पर तभी बुचर टेरर से कहता है, पर उस टाइम मैं 2 बातें भूल गया था। पहला कि वॉट जैसी कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। भले ही हमने उन्हें प्रूफ भेजा था कि उनका नंबर 1 अर्नर एक साइकोपैथ है, पर फिर भी वो उन्हें अभी भी प्रॉफिट कमा कर दे रहा है और कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक बात पूरी तरह से हाथ से ना निकल जाए। दूसरी बात जो मैं भूल गया था वो थी मैलरी की वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली बात। बुचर के ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि 7 उड़कर वापस उनके हेडक्वार्टर्स जा रहे होते हैं, पर तभी लैम्पलाइटर गुस्से में आकर अपने लैम्प से सबको कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी सूप्स को लगता है कि वो बस कहीं चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालने गया है और कोई भी लैम्पलाइटर पर उस टाइम ध्यान नहीं देता। पर हमें पता है कि इसके बाद लैम्पलाइटर मैलरी की ग्रैंड डॉटर्स को जिंदा जला देता है और उन्हें मार देता है, और इस तरह से हमें बॉयज़ और 7 के पहले एनकाउंटर का थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन मिलता है। खैर हम फ्लैशबैक में ही थोड़ा आगे आते हैं जब मैलरी की ग्रैंड डॉटर्स को लैम्पलाइटर मार चुका होता है। मैलरी को पहले से ही इस प्लान में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, पर बुचर की ज़बरदस्ती के आगे वो हाँ कर देता है और एंड में इस प्लान की सबसे भारी कीमत मैलरी को ही चुकानी पड़ती है। मैलरी इस इंसिडेंट के बाद बुचर के पास आकर उसे एक पंच मारता है, ये कहते हुए कि उसकी ग्रैंड डॉटर सिर्फ 12 साल की थी, उन्होंने अभी ज़िंदगी देखी भी नहीं थी और तुम्हें 7 से भिड़ना अभी भी मजाक लग रहा है। इसके बाद मैलरी बाकी मेंबर्स को उसे और बुचर को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, पर बुचर ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उन्हें यहाँ रहने दे। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो ऑर्डर देने लायक है भी या नहीं। तो यहाँ बुचर को अभी भी मैलरी की पोतियों के लिए दुख होने से ज़्यादा अपने प्लान की पड़ी होती है और हमें फिर से बुचर की थोड़ी ईविल साइड दिखती है। बुचर के ऐसा कहने पर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है और मैलरी बुचर को फिर पंच मारने वाला होता है, पर बुचर उसे रोकते हुए कहता है, तुम गुस्से में थे इसलिए मैंने तुम्हें पहला पंच मारने दिया, पर तुमने फिर मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी नहीं रुकूंगा। माना कि तुमने किसी अपने को खोया है, पर क्या तुमने सच में हमें सही से लीड किया था? तुम लैम्पलाइटर को हमेशा 7 का वीक लिंक समझते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे। देखो रेनर ने हमें परमिशन दी, तुमने हमें लीड किया, तो जो हुआ उसमें सबकी बराबर गलती है। तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुम अब भी इस काम को करना चाहोगे या नहीं? ये सुनकर मैलरी और गुस्सा हो जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कहता एमएम को लेजेंड का कॉल आता है जो बताता है कि मेव उन्हें इन्फॉर्मेशन देने आई है। मैलरी कहता है कि सिर्फ बुचर मेरे साथ चलेगा, बाकी सब यही रहो, और ऐसा कहते हुए वो दोनों लेजेंड के पास चले जाते हैं। क्वीन में बताती है कि जब बॉयज़ ने 7 को उनसे मिलने बुलाया था तो होमलैंडर ने वार्ड की हायर अथॉरिटीज़ को कॉल किया था और उन्होंने बस हमें तुमसे मिलकर उन्हें रिपोर्ट करने को कहा था, पर उनकी तरफ से कोई हमसे मिलने नहीं आया था। उसके बाद जब लैम्पलाइटर ने ये सब किया तो हमने फिर से कॉल करके उन्हें बताया। इस बार वहाँ से कोई आया, शायद वो एडगर के ऑफिस से ही था। वो काफ़ी शांत और पोलाइट था और उसने हमसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ क्वीन मेव एक्चुअली स्टिलवेल की बात कर रही है। स्टिलवेल को लैम्पलाइटर के इंसिडेंट के बाद ही 7 के पास भेजा गया था। खैर मैलरी पूछता है कि क्या उसे पता था कि लैम्पलाइटर ऐसा करने वाला है, जिस पर क्वीन मेव कहती है नहीं, उन्हें नहीं पता था, लैम्पलाइटर उन्हें चकमा देकर वहाँ से चला गया था। मैलरी पूछता है तो अब आगे वो क्या करने वाले हैं? मेव बताती है, देखो किसी को नहीं पता था कि लैम्पलाइटर ऐसा कुछ करने वाला है, पर वॉर्ड कुछ डील करने की सोच रही है क्योंकि वो भी तुमसे डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहती। मैलरी पूछता है भला अब वो मुझे क्या दे सकते हैं? मेव कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि जो भी वो ऑफ़र करें तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना। 6-7 महीने पहले तक सब सही था, हाँ तब भी कुछ प्रॉब्लम्स थी आती थी, पर वो छोटी मोटी थी, पर फिर 9/11 का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद अब तुम लोगों ने ये सब कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी और बदतर होते जा रही है। ये सब सुनकर बुचर कहता है ऐसा लगता है कि बस तुम अब वापस अपने लग्जरियस लाइफ में जाना चाहती हो। मेव थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है तुम्हें लगता है मैं अपने आप को तुम्हारे सामने प्रूव करूंगी? देखो जिस तरह के लोग वो हैं, अगर तुम सच सामने ले भी आए तो तुम्हें क्या लगता है कि ये प्लेनेट ऐसा ही रह पाएगा जैसा ये अभी है? तुम्हें पता है मुझे इस बात का डर क्यों नहीं है कि 7 में कोई मुझसे ये पूछेगा कि इस टाइम में मैं कहाँ गई थी, क्योंकि सबको लगता है मैं शराबी हूँ, और हाँ मैं हूँ शराबी। 9/11 के टाइम उस प्लेन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद से ही मैं अपने आप को इस अंधेरे से नहीं निकाल पा रही हूँ और अब मैं शायद और भी ज़्यादा पीने लगूंगी। मुझे इस सबसे नफरत हो चुकी है और मैं बस अपने आप में सिमट कर जीना चाहती हूँ। तो मेव की इस मोनोलॉग से हमें उसका करंट नेचर समझ में आता है कि आखिर क्यों वो इतना अलग अलग होकर रहती है और अब उसे किसी की परवाह क्यों नहीं है। खैर इसके बाद फ्लैशबैक पहुंचता है उस पॉइंट पर जहां 7 ने डील करने के लिए बॉयज़ को बुलाया होता है। उन्होंने बॉयज़ को एक पुराने एयरपोर्ट पर बुलाया होता है। बॉयज़ पहले कुछ देर तक एक डेल्टा टीम का वेट कर रहे होते हैं जिसे CIA ने भेजा था बॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए। उस टीम को बॉयज़ से पहले उस जगह पर पहुंचना था, पर बॉयज़ को वो टीम वहाँ नहीं दिखती और वो बिना और वेट किए अंदर चले जाते हैं। पर वो देखते हैं कि उस एयरपोर्ट में पूरा अंधेरा हो रखा होता है और सरफेस पर कुछ लिक्विड भी पड़ा होता है, जिस पर चलते हुए बुचर कहता है इस जगह पर पानी भरा हुआ है ये क्या, और ये गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? तभी फ्रेंची हिचकिचाते हुए कहता है मुझे लगता है कि हम डेल्टा टीम के खून पर ही खड़े हो रखे हैं। और तभी होमलैंडर वहाँ की लाइट ऑन करता है और हम देखते हैं कि वो पूरी जगह डेल्टा टीम के सोल्जर्स के खून और उनके बॉडी पार्ट से भरी होती है और उस पर 7 और अब बॉयज़ की टीम भी खड़ी होती है। बुचर पूछता है ये सब तुमने किया है?
होमलैंडर बताता है, हाँ, पहले रेड रिवर के लोगों ने नर्व गैस का यूज़ किया और उसके बाद मैंने उन सोल्जर्स को मार दिया। और इसके लिए अभी बुचर और मैलरी होमलैंडर को सुना ही रहे होते हैं कि होमलैंडर आगे कहता है, देखो, इससे हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। तुम्हें 9/11 के बारे में पता है और तुम्हारे पास और भी कई सबूत हैं, पर तुम्हें ध्यान देना होगा कि इन सब चीज़ों से तुम हमें इतना ही ब्लैकमेल कर सकते हो। और हाँ, ये तो है ही कि इसके आगे जाने पर तुम्हें अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ेगा। अपने आसपास देखो, तुम किस पर खड़े हो। हद से आगे बढ़ जाने पर किसी का फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक डील करते हैं जिसमें हम सब ही इस सब से थोड़ा पीछे हट जाएंगे। वॉट अमेरिकन अपने नेशनल डिफेंस प्रोग्राम को टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड कर रही है। उन्हें लगता है कि अभी इसमें कुछ और देख रेख की ज़रूरत है। उसके अलावा कर्नल मैलरी को पर्सनल ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी, जिसके बदले हम एक कंपनसेशन दे रहे हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े एयरक्राफ्ट में है। जब मैलरी उस एयरक्राफ्ट में जाकर देखता है तो उसे बंधा हुआ लैंप लाइटर मिलता है, यानी 7 ने लैंप लाइटर को कुर्बान कर दिया होता है। मैलरी और बाकी मेंबर्स लैंप लाइटर को लेकर जाने लगते हैं, पर बुचर होमलैंडर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी बीवी के साथ हुए इंसिडेंट को याद करता है, पर फिलहाल वो यहाँ कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जाते हुए लैंप लाइटर को मारकर उसे फेंक देते हैं। और उसके आगे तो आपको लैंप लाइटर के बारे में ऑलरेडी पता है ही, पर अभी भी हम फ्लैशबैक में ही रहते हैं और थोड़ा आगे आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ ये सब हो जाने के बाद बुचर और मैलरी एक पार्क में बैठे होते हैं। मैलरी बुचर को बताता है कि CIA ने उनकी फंडिंग अब बंद कर दी है क्योंकि प्रेसिडेंट डकोटा को लगता है कि इस बार चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई। जिस पर बुचर पूछता है, और तुमने कुछ नहीं बोला? जिस पर मैलरी कहता है, आई एम डन। मैंने लैंप लाइटर को जान से मारकर अपना बदला ले लिया, पर फिर भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। मैं ये सब और नहीं कर सकता। बुचर कहता है, डकोटा बॉब को क्या लगता है कि सूप सब रुक जाएंगे? मैलरी कहता है, नहीं, शायद एक दिन उन्हें फिर से लड़ाई स्टार्ट करनी पड़े और तब शायद वो तुम्हें कॉल करे, पर फिलहाल के लिए आई एम। पर बुचर उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है, डन। हाँ, तुमने अभी बोला, इतने सालों तक तुमने मुझसे कहा कि मुझे होमलैंडर को मारने का मौका मिलेगा, और जब वो मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने था हमने कुछ नहीं किया। मैलरी कहता है, वो तुम्हें जान से मार देता। जिस पर बुचर कहता है, मेरा एक मन तो यही कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही मैं मर जाता, पर एक सेकंड के लिए मुझे उसकी गर्दन पर हाथ रखने का मौका मिल जाता। पर इसके बजाय हमें ये घटिया डील्स मिली। सच बताओ, हम कभी उसे ख़त्म करने ही नहीं वाले थे। क्यों? इतनी बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट, उसको भला मुझ जैसे आदमी के हाथों क्यों मरने दिया जाता? मैलरी उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर फिर बुचर कुछ ऐसा कहता है जो सिर्फ बुचर ही अपने बॉस से कह सकता है। बुचर कहता है, सफाई देने की कोशिश मत करो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारी पोतियों के साथ दफन कर दूंगा। ये सुनकर मैलरी पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि इतने टाइम साथ काम करने के बाद भी बुचर उससे इतनी बड़ी बात कह देता है। पर जाते जाते मैलरी भी बुचर से एक सवाल पूछ कर जाता है, बुचर, तुमने कहा कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर बाकी टीम मेंबर्स का क्या? इस क्वेश्चन का हमें कोई जवाब नहीं दिखाया जाता और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहां बुचर DC पहुंच चुका होता है। बुचर टेरर से कहता है, मैलरी के जाने के बाद बॉयज़ टीम बिखर गई, पर उस इंसिडेंट से मुझे एक लेसन मिला कि अगर तुम्हें कोई काम सही से करना हो तो तुम अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और इसके बाद बुचर एक टैक्सी लेकर एक होटल की तरफ चला जाता है और सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है उस फंक्शन में जहाँ उस पैरालंपिक एथलीट को अवार्ड मिलने वाला होता है। उस फंक्शन में कई बड़े बड़े लोग आए होते हैं और तभी हम वहाँ बुचर को भी देखते हैं। इसी फंक्शन में स्टिलवेल भी मौजूद होता है जिसकी नज़र बुचर पर पड़ जाती है, पर बुचर उससे कहता है, डोंट वरी सनशाइन, आज तुम्हारी बारी नहीं है, आज एक छोटी मछली ही फंसानी है। और यहीं हम देखते हैं मंकी को भी, जो उस एथलीट को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा होता है। सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ वो इवेंट अब खत्म हो चुका होता है और वो एथलीट अपने रूम में जा रही होती है, पर तभी वहाँ मंकी आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने मॉस्को और सिंगापुर में हुए उसके गेम्स को देखा था और वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। मंकी आगे कहता है, मैंने आज आपको पार्टी में अपने इतना करीब देखा कि मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उस एथलीट को रूम में ले जाकर रूम लॉक कर देता है और उससे कहता है कि एक आदमी की वजह से मेरा औजार अब काम नहीं कर रहा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये आदमी एक्चुअली बुचर ही है जिसने इस सीन में मंकी का औजार तोड़ दिया था। पर मंकी इस सब में ये भूल जाता है कि वो लड़की एक ट्रेंड एथलीट है और जैसे ही मंकी उसके पास आने की कोशिश करता है वो मंकी को मार मार कर बेहोश कर देती है और इसके बाद सिक्योरिटी को कॉल करने ही वाली होती है। पर तभी बुचर वहाँ आ जाता है और कहता है, सिक्योरिटी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैडम, मैं बाहर से जा रहा था तो मुझे शोर सुनाई दिया, बताओ क्या प्रॉब्लम है। और फिलहाल के लिए यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम चलते हैं ब्रैडली के पास, जो अपने ऑफिस में बैठकर बॉयज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है और फ़ोन के थ्रू स्टिलवेल और वो बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉयज़ के सभी मेंबर्स की डिटेल CIA ने ऑलरेडी गायब करवा दी होती है। इसके बाद ब्रैडली स्टिलवेल से ये भी कहती है, मुझे लगता है हमें उन इंसिडेंट्स के सर्वाइवर्स पर ध्यान रखना चाहिए जो इंसिडेंट हमारे सूप्स की वजह से होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को बॉयज़ रिक्रूट करती है। अगर हमने A ट्रेन वाले केस पर ध्यान दिया होता तो ह्यू कैम्पबेल की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती।
तो यहाँ हमें पता चलता है कि वॉट को भी पता है कि ह्यूई का बॉयज़ ज्वाइन करने का असली मोटिवेशन क्या था। स्टिलवेल कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है और मैं चाहूँगा कि तुम जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर भी बनाओ। इसके बाद ब्रैडली बॉयज़ के बाकी मेंबर्स की जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसे बताती है। फिर ब्रैडली कहती है तो आपने बताया कि बॉयज़ की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाई और 7 और बॉयज़ ने डील कर ली, पर क्या हो अगर उनको एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करें? आपने एक बार बताया था कि एक बार अगर डिफेंस डील मिल जाती है तो शायद आप खुद 7 से छुटकारा पाना चाहेंगे। स्टिलवेल कहता है पर डील अभी हमें मिली नहीं है। फिर वो कुछ सोचता हुआ कहता है अच्छा आगे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ब्रैडली बताती है कि उसने अपनी टीम से एक सिमुलेटर बनवाया है जो उन्हें एक तरह से प्रेडिक्ट करके देगा कि 7 और बॉयज़ की अगर लड़ाई होती है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। इसमें उन्होंने स्ट्रैटेजी, पावर, इसके अलावा भी कई पॉइंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। स्टिलवेल खुश होते हुए कहता है ठीक है तुम इस सिमुलेटर को रन करो, देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी अथॉरिटी का ऑलरेडी इतना अच्छा यूज़ कर रही हो, चलो गुड नाइट। और ब्रैडली वो सिमुलेशन रन कर देती है और फिलहाल के लिए सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं वापस मंकी के पास जो अब होश में आ गया होता है। और होश में आने पर वो देखता है कि बुचर ने उसे एक बेड पर उल्टा करके बांध रखा होता है। मंकी रोते हुए बुचर से पूछता है क्या वो मेरी कंप्लेंट करने वाली है, जिस पर बुचर कहता है नहीं, मैंने उसे मना लिया। मैंने उससे कहा कि तुम सेनेटर के भाई हो जो थोड़ा मेंटल है, वैसे सोचो अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर मंकी और रोने लगता है और बुचर उससे कहता है तो अब सुनो, तुम एक अच्छे डायरेक्टर बनोगे, तुम हमसे एक्सपेंसेस या फॉर्म्स के बारे में नहीं बोलोगे और हाँ, भूल कर भी कभी गलती से भी हमारे ऑफिस में वापस नहीं आओगे, समझ गए। और मंकी ना चाहते हुए भी इस बात पर हाँ कहता है। और इसके बाद बुचर टेरर से कहता है टेरर। और सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ बुचर रेनर के ऑफिस में पहुँच चुका होता है। रेनर बुचर को देखते ही घबराकर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब बुचर रेनर से मिला था तो उसने बोला था कि अगली बार उसने बॉयज़ के काम में टांग अड़ाई तो वो रेनर के बच्चों को मार देगा। और रेनर भी ये रीज़न मेंशन करते हुए बुचर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर बुचर जाने के बजाय वहाँ बैठते हुए कहता है मुसीबत आने वाली है। मुझे ये नहीं पता कि वॉट और सूप एक साथ है या अलग अलग, पर हाँ वो मुसीबत ज़रूर लाने वाले हैं। वॉट ने रेड रिवर के लोगों को व्हाइट हाउस में भेज दिया है। डकोटा को भी नहीं पता कि कौन उनका आदमी है, कौन रेड रिवर का। और होमलैंडर भी सूप्स को इकट्ठा कर रहा है। टाइम आ गया है कि तुम और डकोटा सच्चाई का सामना करो। रेनर कहती है पर मैं 1 महीने बाद यहाँ से जाने वाली हूँ। बुचर कहता है इमेजिन करो क्या होगा जब सारे सूप्स एक साथ तुम पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। तुम्हें क्या लगता है आर्मी की गोलियाँ कब तक उनको रोक पाएंगी? फिर बुचर अपना एक अल्टीमेट प्लान रेनर को बताता है। देखो हमें पता है कि कंपाउंड भी ब्रेन केमिस्ट्री को बूस्ट करता है, जिससे सूप्स को अपनी पावर का कंट्रोल मिलता है। इस केमिस्ट्री की एग्जैक्ट डिटेल्स तो अभी किसी को नहीं पता, पर इससे न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो एक स्पेसिफिक सिग्नल देते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसे डिटेक्ट करके और उसका यूज़ करके रेडार गाइडेड मिसाइल्स को उन पर भेज सकते हैं। रेनर ये सब सुनकर अपनी गन नीचे कर देती है और पूछती है ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? बुचर कहता है ओरिजिनली वॉगल बॉम्ब ने ये नोटिस किया था और तब से इस पर कई लोगों ने काम किया। रेनर पूछती है पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? बुचर कहता है ताकि तुम इसे एयरफोर्स को टाइम पर दे सको और वो आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए रेडी रहे। वैसे भी मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, चाहे तुम किसी भी पोजीशन पर हो, और वैसे भी तुम किसी बड़ी पोजीशन पर ही होगी। मंकी मेरे क्या ही काम आएगा? रेनर कहती है पर तुमने मेरे बच्चों के बारे में। बुचर उसकी बात काटते हुए कहता है वो तो मैं बस उस टाइम बहुत गुस्सा था इसलिए कह दिया, मैं किसी के भी बच्चे को कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी बच्चों को मारना तुम्हारा तरीका है, भूल गई? तो बुचर यहाँ पर रेनर के एक मिशन की बात कर रहा होता है जहाँ रेनर ने अफगानिस्तान में अपने मिशन के दौरान एक स्ट्राइक करवाई थी जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। पर रेनर उस स्ट्राइक की पूरी बैक स्टोरी बुचर को बताती है कि स्ट्राइक से कुछ दिन पहले तो वो खुद उन बच्चों के साथ घुली मिली थी, पर जब वहाँ टेररिस्ट का अटैक बढ़ गया तो ना चाहते हुए भी उसे वहाँ स्ट्राइक करानी पड़ी जिसमें बच्चे भी मारे गए। रेनर कहती है कि हमें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं ताकि बाकी दुनिया सेफ रहे। बुचर उसकी बात मान लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, बट रेनर उसे रोकने लग जाती है। मतलब एक तरह से रेनर के मन में भी बुचर के लिए कुछ होता है तो बुचर भी कहता है ठीक है। पर बुचर के मुड़ने पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक रिकॉर्डर होता है जिसमें उसने रेनर और उसके अफगानिस्तान मिशन की सब बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। और सीन यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं ब्रैडली के पास। ब्रैडली का सिमुलेशन पूरा हो जाता है और वो देखती है कि बॉयज़ और 7 की लड़ाई में बॉयज़ के सभी मेंबर्स मर जाएंगे, वही 7 से होमलैंडर और ब्लैक नॉय बच जाएंगे और क्वीन मेव का कुछ श्योर नहीं है। और वो सिमुलेटर इस रिजल्ट की एक्यूरेसी 82% दिखा रहा होता है, जिस पर ब्रैडली कहती है ये तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये कितना एक्यूरेट है। और इसी के साथ बॉयज़ कॉमिक की प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी लाइन में हमें ज़्यादा कुछ नया दिखाने की जगह पुरानी स्टोरीज़ को कंप्लीट करता हुआ दिखाया गया। जो स्टोरीज़ हमें ऑलरेडी पता थी उन्हें हमें डिटेल में बताया गया और जो छोटे छोटे लूप होल्स बचे थे लास्ट टाइम में उनको कवर किया गया। साथ ही हमें यहाँ बुचर के एटीट्यूड और ब्रैडली के इंटेलिजेंस के बारे में भी और पता चला।
आखिर में बात करें उस साइमुलेशन के रिजल्ट की, तो हमें पता है कि असली फाइट में उस साइमुलेशन से काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट रहेगा। क्योंकि पहली बात, भले ही ब्रैडली ने उस सिमुलेशन में बॉयज़ के इंटेलिजेंस को भी कंसिडर किया हो, पर उसने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी है कि बॉयज़ उन पर अपने बग्स के थ्रू लगातार निगरानी रखकर उनके प्लान्स और कमज़ोरियों को भी जानते हैं। साथ ही ये भी कि इस सिमुलेशन में ब्रैडली ने मेव और स्टारलाइट को 7 में ही रखा है, पर हमें पता है कि ये चीज़ असली लड़ाई में बदल सकती है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी बदल सकते हैं। खैर, इस स्टोरी लाइन में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।